हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 19वीं सदी का यूरोप बड़े राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। इसी समय एक नई और शक्तिशाली भावना का उदय हुआ, जिसे राष्ट्रवाद कहा गया। राष्ट्रवाद का अर्थ है लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, गर्व और एकता की भावना, जहां लोग स्वयं को एक समान इतिहास, संस्कृति, भाषा और भविष्य से जुड़ा हुआ मानते हैं। राष्ट्रवाद से पहले यूरोप कई छोटे छोटे राज्यों, राजशाहियों और साम्राज्यों में बंटा हुआ था, और लोगों की पहचान अपने क्षेत्र या राजा से जुड़ी होती थी, न कि किसी राष्ट्र से। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जहां राजा के पास सभी शक्तियां थीं और आम जनता को कोई अधिकार नहीं थे। फ्रांसीसी क्रांति ने राजशाही को समाप्त कर जनता को सत्ता का स्रोत घोषित किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचार दिए, जो बाद में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव बने। पहली बार लोगों को नागरिक के रूप में समान अधिकार मिले और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान तथा संविधान जैसे प्रतीकों का महत्व बढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। उसने फ्रांस में कई सुधार किए और 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की, जिसमें कानून के सामने सभी को समान माना गया। सामंती विशेषाधिकार समाप्त किए गए और संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई। नेपोलियन ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से यूरोप के कई देशों में क्रांति के विचार फैलाए, लेकिन उसकी तानाशाही और विस्तारवादी नीतियों के कारण कई देशों में फ्रांसीसी शासन के प्रति विरोध भी बढ़ा। इस विरोध ने लोगों में अपनी राष्ट्रीय पहचान के प्रति जागरूकता को और मजबूत किया। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए वियना सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करना और राष्ट्रवादी व उदारवादी आंदोलनों को दबाना था। हालांकि वियना सम्मेलन ने कुछ समय के लिए स्थिरता लाई, लेकिन यह राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका। इसी समय यूरोप में उदारवाद का उदय हुआ। उदारवाद का अर्थ था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, संविधान और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। शिक्षित मध्य वर्ग जैसे व्यापारी, उद्योगपति और पेशेवर लोग उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक बने। उन्होंने निरंकुश राजशाही का विरोध किया और राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग की। 1830 और 1848 की क्रांतियां यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में संवैधानिक राजशाही स्थापित हुई और बेल्जियम ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की। 1848 की क्रांति में मध्य वर्ग ने संविधान, नागरिक अधिकार और राष्ट्रीय एकता की मांग की। हालांकि ये क्रांतियां पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवाद को और मजबूत किया। राष्ट्रवाद का सबसे स्पष्ट प्रभाव जर्मनी और इटली के एकीकरण में देखा गया। जर्मनी पहले कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था। प्रशा के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने लोहे और खून की नीति अपनाकर युद्ध और कूटनीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया। 1871 में वर्साई के महल में जर्मनी को एक राष्ट्र घोषित किया गया और कैसर विल्हेम प्रथम सम्राट बने। इटली भी लंबे समय तक कई राज्यों में विभाजित रहा। इटली के एकीकरण में जूसेपे मैजिनी, काउंट कैवूर और जूसेपे गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। इनके प्रयासों से 1870 में रोम को राजधानी बनाकर इटली का एकीकरण पूरा हुआ। राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भी अहम भूमिका रही। भाषा, लोकगीत, लोककथाएं, साहित्य और कला के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत की गई। कलाकारों और कवियों ने राष्ट्र को एक जीवित इकाई के रूप में प्रस्तुत किया और लोगों को एकजुट किया। अंततः यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसने यूरोप की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया। इसने आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना की और स्वतंत्रता, समानता,
तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। बच्चों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।